चलो बच्चों आ जाओ, आज अपना अगला लेक्चर है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट ये पढ़ाया जा रहा था आपको, ठीक है ना। चलो मैं एक आध दो एग्जांपल आपको देता हूँ, फटाफट सॉल्व करके दिखाओ। A इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, B इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप। फटाफट से इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल बताओ जल्दी। चलो सॉल्व करो फटाफट, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल बताओ जल्दी। करो सॉल्व। देखो आपने अपना आंसर निकाल लो और चेक करो। अब देखो मैंने बताया कि दो वेक्टर्स कंपोनेंट्स की फॉर्म दे रखे हो, उनके बीच का एंगल निकालना हो तो हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। पता करो ax कितना है 3, bx कितना है 4 प्लस ay कितना है 4, by कितना है 3, az कितना है 0, bz कितना है 0 अपॉन पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5। cos थीटा इज इक्वल टू 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 अपॉन 25। cos थीटा इज इक्वल टू 24/25। ठीक है, अगर डायरेक्टली कोई वैल्यू ऐसी नहीं आ रही है कि 1/2 या √3/2 तो हम आंसर को डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 24/25 ऐसे लिखते हैं। ये आंसर हो गया, ठीक है, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन करो, चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। एक वेक्टर है 3i कैप प्लस 6j कैप, दूसरा वेक्टर है xi कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, ये दो वेक्टर दे दिए। मैंने कहा कि इफ वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, ये गिवन है a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, तो मैंने कहा कि फाइंड x की वैल्यू क्या होगी बताओ। चलो करो जल्दी, करो जल्दी और फिर आंसर मिलाना, सॉल्व करके आंसर मिलाना। चलो देखो मैंने क्या कहा, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना हुआ देखो, इनका डॉट प्रोडक्ट होगा ax bx प्लस ay by इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 0, क्योंकि az bz तो है नहीं इसलिए मैंने लिखा नहीं है। ax कितना 3, bx कितना x, ay कितना 6, by कितना 3 इक्वल्स टू क्या होगा 0 और 3x इज इक्वल टू माइनस 18 और x इज इक्वल टू क्या आ गया -6। ऐसे फटाफट से हो गया, ठीक। चल और देखो और देखो मैंने कहा दो यूनिट वेक्टर्स हैं, उनके एडिशन का सम है √3, उनके एडिशन का सम है, उनके एडिशन का रिजल्टेंट है √3।
मैंने कहा फाइंड यूनिट वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी। चलो सॉल्व करो। दो यूनिट वेक्टर्स का सम दे रखा है √3 रिजल्टेंट, तो ए डॉट बी की वैल्यू बताओ। करो फटाफट, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। 2-2 मिनट का टाइम है हर क्वेश्चन में। चल, दो यूनिट वेक्टर्स का रिजल्टेंट √3 दिया हुआ है। दो यूनिट वेक्टर्स का रिजल्टेंट √3 दिया हुआ है। तो यूनिट वेक्टर मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं, तो 2a cos थीटा बाई 2 इक्वल्स टू √3 दिया हुआ है। 2a मतलब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड cos थीटा बाई 2 इक्वल्स टू √3 cos थीटा बाई 2 इक्वल्स टू √3 बाई 2। तो cos की वैल्यू √3 बाई 2 कब? 30 डिग्री पे। इट मीन्स थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री, और थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री। यानी कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लें। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल का कॉस, और दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना मिला हमें? 60 डिग्री। और cos 60 की वैल्यू कितनी? 1/2। ये आ गया आंसर। ऐसे करके होते हैं सवाल, चुटर चुटर फटाफट फटाफट। ठीक है, अभी अपने को फॉर्मूले की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और देखो क्वेश्चन, आपको बोल रहा है कि दो वेक्टर्स हैं, इफ टू वेक्टर्स a प्लस बी, एक वेक्टर हो गया a प्लस बी, पूरा एक वेक्टर जो कि a और b का रिजल्टेंट है। वेक्टर a प्लस बी एंड वेक्टर a माइनस बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी कि a और b का एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। फाइंड रिलेशन बिटवीन वेक्टर a, फाइंड रिलेशन बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b। चलो करो सॉल्व, अच्छा कंक्लूजन निकल के आएगा। मतलब दो वेक्टर्स हैं, उनका एडिशन, एक एडिशन और एक सब्ट्रैक्शन, मतलब एक डायगोनल और दूसरा डायगोनल पैरेललोग्राम के दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ए और बी के बीच में रिलेशन बताओ। करो फटाफट सॉल्व, जल्दी से करो इसको सॉल्व। देखो कैसे करेंगे। अगर a प्लस बी, भाई कंडीशन क्या आई है? कोई पैरेललोग्राम रहा होगा, इसको फिजिकली समझ लेते हैं। ये a प्लस बी रहा होगा, बताइए आपको, ये a माइनस बी रहा होगा, है ना? एक एडिशन डायगोनल, एक डायगोनल एडिशन, एक डायगोनल सब्ट्रैक्शन। अब कह रहा है अगर ये डायगोनल परपेंडिकुलर हो जाएं तो a और b के बीच में क्या संबंध है? सिंपल, दो वेक्टर आपस में अगर परपेंडिकुलर हैं तो सीधी सी बात है, अगर a प्लस बी एंड a माइनस बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर a प्लस बी और a माइनस बी एक दूसरे क्या है? परपेंडिकुलर, तो सीधी सी बात है a प्लस बी और a माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट
क्या हो जाना है, 0। a प्लस बी और a माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। बस सॉल्व कर दो। इसको करेंगे a डॉट a माइनस a डॉट b प्लस b डॉट a माइनस b डॉट b इक्वल्स टू 0। देखो करके इसको, a डॉट a माइनस a डॉट b प्लस b डॉट a माइनस b डॉट b। तो a डॉट a कितना, a स्क्वायर, अच्छा माइनस a डॉट b और प्लस b डॉट a। बात तो एक ही, a डॉट b लिखें या b डॉट a लिखें, एक प्लस का एक माइनस का तो कैंसिल हो गए। तो इसका डॉट प्रोडक्ट कितना हो गया, a स्क्वायर माइनस इसका डॉट प्रोडक्ट b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आपको बहुत बढ़िया कंक्लूजन निकल के आया कि a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर और a इक्वल्स टू b। तो क्या बात समझ नहीं आई हमें कि अगर दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, अगर दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड क्या हैं, इक्वल, अगर दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल, तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। मतलब पैरेललोग्राम की दो साइड्स अगर इक्वल होंगी तो इनके जो डायगोनल होंगे ये एक दूसरे के कैसे होंगे बेटा, परपेंडिकुलर। एक दूसरे कैसे होंगे, परपेंडिकुलर, है ना। सिंपल, करो नोट फटाफट जल्दी से, फिर और आगे बढ़ते हैं। और देखो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसीडर ए फोर्स F इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 3j कैप। आपको एक फोर्स दिया हुआ है 4i कैप माइनस 3j कैप, ठीक है। कह रहा है फाइंड द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू F। एक फोर्स दिया हुआ है F और आपसे कह रहा है कि बताओ वो कौन सा वेक्टर है जो F के परपेंडिकुलर है। और आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 4i कैप प्लस 3j कैप, 6i कैप, 7k कैप, 3i कैप माइनस 4j कैप, 3i कैप माइनस 4j कैप। चलो पता करो फटाफट कौन सा होगा आंसर। स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करो, फिर मैं कराता हूं, ठीक है ना। चलो देखो, इसके परपेंडिकुलर वो होगा जिसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ क्या आएगा, 0। जिसका भी डॉट प्रोडक्ट उसके साथ 0 आ जाएगा, वही उसके साथ क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। पहले वाले को देख लो, तो पहले वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो देखो इसका x कंपोनेंट इसका x कंपोनेंट कितना हो गया, 16 प्लस उसका y कंपोनेंट इंटू इसका y कंपोनेंट, ये क्या हो गया, -3 इंटू 3। तो पहले केस में आप देखेंगे ना, ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर नहीं है, क्योंकि अगर ये इसके परपेंडिकुलर होता तो इस वेक्टर का और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए था, 0। तो ये परपेंडिकुलर नहीं है। दूसरा देखो 6i कैप, ठीक है। तो देखो इसका x कंपोनेंट इंटू इसका x कंपोनेंट 4 इंटू 6 प्लस इसका y कंपोनेंट इंटू इसका y कंपोनेंट, उसका y कंपोनेंट -3, इसका y कंपोनेंट है ही नहीं ना। ये भी आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसको देखो इसका x कंपोनेंट 4, इसका तो x कंपोनेंट ही नहीं है, 0। उसका y कंपोनेंट -3, इसका y कंपोनेंट है ही नहीं। उसका z कंपोनेंट 0, इसका z कंपोनेंट 7। तो देखो क्या आया, 4 इंटू 0 0, -3 इंटू 0 0,
0 इंटू 7 0। यस, ये वाला जो वेक्टर है ये इस वेक्टर के कैसा है, परपेंडिकुलर। ये वाला वेक्टर इस वाले वेक्टर के परपेंडिकुलर है। इसको देखो, डी को देखो, डी को, इसका x कंपोनेंट 4, इसका x कंपोनेंट 3 प्लस इसका x कंपोनेंट -3, इसका y कंपोनेंट -3, इसका y कंपोनेंट -4, 4 3 जा 12 प्लस -3 इंटू -4 प्लस का 12, ये भी नहीं है। आंसर कितना हो गया हमारा 7k कैप। आंसर कितना हुआ 7k कैप। अच्छा, मैं तो ये आंसर देखते ही समझ गया था। पूछो कैसे? मैं ऐसे समझ गया था, ये जो वेक्टर है ये किस प्लेन में है? ये जो वेक्टर है ये किस प्लेन में है? ये xy प्लेन में। ये वेक्टर किस प्लेन में है? ये xy प्लेन में, x और y। अगर मैं आपको बोलूं कि ये x हो गई, ये y हो गई और ये बोर्ड है, तो कोई भी वेक्टर जो मैं z एक्सिस में बनाऊंगा कोई भी, तो वो z एक्सिस में जो वेक्टर होगा वो हर केस में इस xy के प्लेन के परपेंडिकुलर ही तो होगा। इसकी जगह 7k, 9k, 2k, 4k, 10k, 20k, 12k सब क्या होंगे, परपेंडिकुलर। क्योंकि ये वेक्टर किस में, xy प्लेन में। जैसे मान लो ये xy प्लेन है, तो z एक्सिस में जो भी वेक्टर होगा, हर वेक्टर z एक्सिस का इस सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इसलिए तो मेरे को आंसर इसका पहले ही पता था। आगे से आपसे भी उम्मीद करूंगा कि आपको भी ये आंसर पहले ही पता चल जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। अब एक बड़ा अच्छा से एक मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, एक वेक्टर्स में ही। आपने अब तक एक चीज पढ़ी कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर f along horizontal, component of this vector along x axis, component of this vector along y axis। समझना कि दोनों चीजों में फर्क क्या है। मैं क्या पढ़ाने वाला हूं? अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये पढ़ा हमने जो अभी तक मैं बता रहा हूं। मान लो ये कोई फोर्स है 10 न्यूटन, मान लो ये कोई फोर्स है 10 न्यूटन और ये 37 डिग्री का एंगल है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। और मैंने कहा कि बताओ बेटा इसका x कंपोनेंट क्या होगा, इसका y कंपोनेंट क्या होगा। इसका कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, इसका कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस। तो आपने ऐसे खट से निकाले थे, सर ये 10, ये 37, तो ये 10 cos 37, ये 10 sin 37, ऐसे आपने फटाक से निकाल लिए थे। ऐसे आपने निकाल लिए थे। आपने कहा ये कंपोनेंट तो हो गया 8 और ये कंपोनेंट हो गया 6। आपने कहा सर ये 6 और ये 8। ये हमने पढ़ा था। अब जो मैं पढ़ाने वाला हूं उसका डिफरेंस समझो। अब क्या पढ़ाने वाला हूं मैं? अब मैं ये बताने वाला हूं, ये कोई वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है, मुझे नहीं पता ये x एक्सिस में है कि y एक्सिस में है, मुझे नहीं पता ये x एक्सिस में या y एक्सिस में है। ये कोई दूसरा वेक्टर है, ये b, कोई भी डायरेक्शन है। अब जो मैं बात पढ़ाने वाला हूं वो पढ़ाने वाला हूं कि इस वेक्टर का कंपोनेंट इस वेक्टर के अलोंग। बात समझ में आई? पहले अब तक हमने क्या पढ़ा कि भाई इस वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस या अलोंग y एक्सिस या अलोंग z एक्सिस हम बात कर रहे थे। अब मैं जो बात बताने वाला हूं आपको वो कह रहा हूं कि एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के, और वो दूसरा वेक्टर x एक्सिस में हो भी सकता है और नहीं भी, y एक्सिस में हो सकता है और नहीं भी, कहीं भी हो सकता है। देखो ऐसे भी हो सकते हैं, मान लो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये वेक्टर ऐसे a और ये वेक्टर ऐसे b। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि बेटा वेक्टर a का वेक्टर b के लॉन्ग कंपोनेंट निकालो, x एक्सिस के लॉन्ग नहीं, y एक्सिस के लॉन्ग नहीं,
वेक्टर ए का कंपोनेंट वेक्टर बी के अलोंग, ये चीज पढ़ने वाले हम। इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। चलो मैं समझाता हूं, देखो मैं समझाता हूं उसको पूरा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। मैं समझाता हूं उस बात को। देखो आप, समझो बात को, हेडिंग डालो, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। प्रोजेक्शन मतलब कंपोनेंट कह सकते हो आप, कंपोनेंट एक ही बात है। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू एन अदर वेक्टर। एक वेक्टर का कंपोनेंट किसी दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर या किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में। देखो मैं एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहा हूं आप समझो। मान लो ये कोई वेक्टर है बी, ये कोई वेक्टर है ए, ठीक है। अब मुझे ए वेक्टर का, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। अब मुझे वेक्टर ए का वेक्टर बी के अलोंग कंपोनेंट चाहिए। वेक्टर ए का कंपोनेंट कहां, जो बी के अलोंग हो। तो मैं क्या किया, इसके हेड से एक परपेंडिकुलर डाला वेक्टर बी पर। मैंने इसके हेड से एक परपेंडिकुलर डाला वेक्टर बी पर, और जहां पर इस कंपोनेंट इस परपेंडिकुलर ने कट किया उसको यहां से यहां तक मेजर कर लिया। उसको यहां से यहां तक क्या कर लिया, मेजर। तो ये हो गया कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along B, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A along B। ये, और आप समझते हो बेटा, अगर इसको आप ट्राइंगल की नज़र से देखो तो ये A, ये थीटा, तो ये क्या हो गया, A cos थीटा। ये क्या हो गया, A cos थीटा। और इसको हम बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A along वेक्टर बी। एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया, ये इसे क्या पढ़ेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू बी। कंपोनेंट ऑफ ए या प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इसे क्या बोलेंगे हम, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए टू वेक्टर बी। तो ये तो हो गया पैरेलल कंपोनेंट, बी के पैरेलल कंपोनेंट, और ये हो गया बी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट। किसका कंपोनेंट, ए का कंपोनेंट। किसका कंपोनेंट, ए का कंपोनेंट। तो आप कहोगे सर ये तो मतलब इसमें कोई खास बात है ही नहीं है, इसको सर हम ए साइन थीटा लिख देंगे। हाँ बिल्कुल लिख देंगे। इसको ए कॉस थीटा लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे। लेकिन बच्चों आंसर इतना सीधे सीधे नहीं, क्वेश्चन इतना सीधे सीधे नहीं पूछेगा आपसे, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ सारी चीज़ों को। तो पहले तो टर्मिनोलॉजी समझो। इसको हम क्या कह सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, या फिर हम कह सकते हैं पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, है ना। ऐसे इसको हम क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ए टू बी, या फिर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ये ठीक है। अच्छा चलो, इसको हम बोलते हैं, इसी को प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। तो पहले इस पे बात करते हैं, ए कॉस थीटा पे, ठीक है ना। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग
बी, क्या होगा ए कॉस थीटा, कितना होगा ए कॉस थीटा। और इस ए कॉस थीटा की डायरेक्शन किधर है, अलोंग बी। ए कॉस थीटा की डायरेक्शन किधर है, अलोंग बी। तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या लिख दिया, बी कैप। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया और बी कैप क्या हो गई, डायरेक्शन। बी कैप से कोई फर्क थोड़ी पड़ा, बी कैप ने सिर्फ क्या बताया भाई इसका मैग्नीट्यूड कितना है बी कैप का 1, तो न्यूमेरिकल वैल्यू में तो कोई फर्क पड़ा नहीं। लेकिन बी कैप लिखने से हमें क्या पता चल गया कि ए कॉस थीटा की डायरेक्शन अलोंग द बी है। तो दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। ठीक है, आगे समझो, ये कहानी है अपनी बेसिकली। ठीक है, अब इसको हम कैसे डॉट प्रोडक्ट से कैसे जुड़ रहा है, सर डॉट प्रोडक्ट में क्यों पढ़ा रहे हो इसको, आप ये बात बताओ। मैं बता रहा हूं ना, तुम्हें पता है ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, जानते हो इस बात को, अच्छी तरह से मानते हो। तो क्या आप ये लिख सकते हो ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन बी, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन बी, है ना। यानी कि ए कॉस थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, ए डॉट बी अपॉन बी। ए कॉस थीटा की वैल्यू को यहां पुट कर दो, ए कॉस थीटा की वैल्यू को यहां पुट कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी इक्वल्स टू ए कॉस थीटा की जगह लिख दिया आपने ए डॉट बी अपॉन बी इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ बी, इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ बी। बोलो, ए कॉस थीटा की जगह ये लिख दिया हमने, ये इंटू बी कैप, इंटू बी कैप। यहां तक क्या है समझ में, नोट करो, फिर इसके आगे सॉल्व करते हैं, जल्दी नोट करो। देखो इधर, देखो इधर, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन बी इंटू यूनिट वेक्टर, इंटू यूनिट वेक्टर। और आपको अच्छे से याद होगा, आपको अच्छे से याद होगा कि यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं, यूनिट वेक्टर बी कैप इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, लिख सकता हूं, लिख दिया मैंने, देखो। तो मुझे क्या मिला, ए डॉट बी अपॉन बी, यूनिट वेक्टर की जगह वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो नीचे मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी लिखा, तो बी जाके क्या हो गया इसमें, स्क्वायर हो गया, बी हो गया इसमें स्क्वायर। देखो ये क्या मिला मुझे, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। अब इसकी तरह तरह की शक्लें आप बना सकते हो। इसको ए डॉट बी को खोल लो ए एक्स बी एक्स में, या ए डॉट बी की जगह ए बी कॉस थीटा लिख लो, जैसे आपको करना है वैसे आप कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम ए डॉट बी को ओपन करेंगे, जैसी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो भी मैं बताऊंगा, फिलहाल अपने को इतनी बात समझ में आनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट देखो आप,
यही तो कंडीशन थी। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट था, ये वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट था और ये वाला पैरेलल कंपोनेंट था। तो अपने को क्या पता, देखो ए और बी तो अपने को पहले से पता थे, थीटा अपने को पता था, पैरेलल कंपोनेंट हमने निकाल लिया, बचा कौन, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। बचा कौन, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये कैसे पता करें, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप इस ट्राइंगल को वेक्टर एडिशन की नजर से देखो तो आपको ये दिखाई देगा कि ए पैरेलल प्लस ए परपेंडिकुलर इक्वल्स टू वेक्टर ए। पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। तो आपको ये दिखाई देगा। ये आप निकाल चुके, ये आपको पता है, ये आप निकाल चुके, ये आपको पता है। आपको ये पता करना है परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो कसम काली माई की, परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए माइनस पैरेलल कंपोनेंट। तो जो भी आपने पैरेलल कंपोनेंट निकाला है ना बेटा, उसको वेक्टर ए में से घटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। सॉल्व कर लो, नोट कर लो, समझ लो, प्रैक्टिस कर लो। कम से कम अपने हाथ से इसको 4-5 बार डिराइव जरूर कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन आते हैं इससे, बढ़िया वाले क्वेश्चन आते हैं। थोड़े टफ टफ टाइप के आते हैं, थोड़े थोड़े टफ, छोटे मोटे टफ आएंगे। देखो मैं इसे नोट करो, फिर मैं एक एग्जांपल कराता हूं। ये पूरी कहानी, ये तो ना ये एक कंसेप्ट बताती है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे कैसे। अब आपको क्वेश्चन दे रहा है कोई, देखना आपको दो वेक्टर दिए हुए हैं। वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। आपको इस वेक्टर का दूसरा वेक्टर दिया है i कैप प्लस j कैप, और आपसे कहा जा रहा है फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। आपको बोला फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। निकाल लेते हैं। देखा, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, मैंने बताया ना, उसमें जितनी भी फॉर्मूलेज हमारी कुछ शक्ल आ रही थी वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन किस तरह से दिया हुआ है, उसके हिसाब से हम वो वाला फॉर्मूला, किसी में डॉट लिखेंगे, किसी में ए एक्स बी एक्स लिखेंगे, किसी में यूनिट वेक्टर की फॉर्म में यूज़ करेंगे, किसी को ऐसे ही यूज़ कर लेंगे, वहाँ से डिपेंड करता है। तो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी क्या आता है, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, आप क्या लिखते थे, बेसिक फॉर्मूला ए कॉस थीटा बी कैप, ए कॉस थीटा बी कैप, है ना। फिर इसको क्या लिखते थे, ए कॉस थीटा बी कैप की जगह क्या लिखे थे आप, भूल गए, अरे बच्चों, ए डॉट बी, जब भी भूलो तो इसको याद रखना, इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। और ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखे थे, ए डॉट बी अपॉन बी, ठीक। ऐसे याद रखना, कभी भूलोगे नहीं, रटना मत, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो इसको क्या लिखोगे आप, ए कॉस थीटा की जगह ए डॉट बी अपॉन बी इंटू यूनिट वेक्टर बी, इंटू यूनिट वेक्टर बी, या फिर आप लिख सकते हो इसकी जगह बी वेक्टर अपॉन इसका स्क्वायर। ये अपने केस था।
तो निकाल लेते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड अपॉन बी का स्क्वायर इंटू वेक्टर बी। तो देखो ए एक्स कितना 2, बी एक्स कितना 1, ए वाई कितना 3, बी वाई कितना 1, ए जेड बी जेड तो है ही नहीं, अपॉन बी का मैग्नीट्यूड कितना √2। अब ये चाहिए डायरेक्ट आनी चाहिए आपको, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप स्क्वायर का रूट, तो कितना बी स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड √2 और √2 का क्या करना है स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू वेक्टर बी कितना है आई कैप प्लस जे कैप। तो आपको यहां से मिला 2 1 जा 2 प्लस 3 अपॉन 2 इंटू आई कैप प्लस जे कैप। तो ये क्या बन गया 2 + 3 5/2 आई कैप प्लस 5/2 जे कैप। ये क्या आ गया हमारा आंसर। कर लो नोट इसको फटाफट, ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक। अब आपसे अगर ये पूछ लेता कि कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी, तो वो बहुत आसान था। उसमें अपन क्या करते, ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या करते इसमें हम वेक्टर ए में से वेक्टर ए का पैरेलल कंपोनेंट घटा देते, है ना। तो वेक्टर ए क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5/2i कैप माइनस 5/2j कैप। सॉल्व कर लो, आ जाएगा अपना आंसर। सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा 2i कैप माइनस 5/2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5/2j कैप। हो गया आंसर। समझ गए, बोलो नोट करो फटाफट और एग्जांपल देखो। और देखो अरे ये तो सॉल्व कर ही लोगे ना यार। जैसे आप देखो कुछ भी ले लो अपने मन से, जो मन पे आए कुछ भी। जैसे मान लो कोई भी एक वेक्टर दिया हुआ है, कुछ भी ले लो 3i कैप प्लस 4j कैप। दूसरा ले लो 4i कैप प्लस 3j कैप, ये लो कुछ भी। और आपसे पूछे फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए पैरेलल टू बी, फाइंड component of A parallel to B, find component of A perpendicular to B। तो हमेशा ध्यान रखना पहले अपने को क्या निकालना है, पैरेलल कंपोनेंट निकालना है पहले, फिर उसको ए वेक्टर में से घटा देंगे, आ जाएगा। तो निकाल सकते हैं हम बड़ी आसानी से। देखो वही सारी चीज है। क्या है कंपोनेंट ऑफ ए पैरेलल टू बी, क्या है ए कॉस थीटा बी कैप। इतना तो याद रह जाएगा,
इससे काम हो जाएगा। और एक और थीटा की जगह क्या था, ए डॉट बी अपॉन बी, और यूनिट वेक्टर की जगह क्या था, बी अपॉन बी। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया था, ए डॉट बी अपॉन बी स्क्वायर इंटू बी वेक्टर। बार बार करो इसको, बार बार करो इसको, प्रैक्टिस हो जाएगी। बस अब सॉल्व कर लो। ए डॉट बी को क्या लिखोगे, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई अपॉन बी स्क्वायर इंटू बी वैक्टर। तो ए एक्स कितना 3, बी एक्स कितना 4, ए वाई कितना 4, बी वाई कितना 3। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट कर दी वैल्यू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। तो बी का मैग्नीट्यूड कितना 5, तो 5 का स्क्वायर कितना 25 इंटू वैक्टर बी, वैक्टर बी क्या 4i कैप प्लस 3j कैप। तो ये आपका हो गया 4 3 या 12, 4 3 या 12, तो 24/25 4i कैप प्लस 3j कैप, ये आ गया हमारा। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट पता करना हो तो इसको वेक्टर ए में से घटा दो, है ना, सिंपल। अच्छा, अगर आपसे ये पूछता कि फाइंड कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, तो आप क्या करते, आप करते ए डॉट बी अपॉन ए स्क्वायर। ये तो एज इट इज रहने देते, बाकी जहां पर बी है उसकी जगह कौन आ जाता, ए आ जाता, ए स्क्वायर इंटू ए वेक्टर। और जब बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर निकलवाता तो किस में से सबट्रैक्ट करते, वेक्टर बी में से। जैसे ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकलवा रहे थे तो पैरेलल कंपोनेंट को ए में से सबट्रैक्ट कर रहे थे, ऐसे ही अगर बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकलवाए तो उसके लिए पैरेलल कंपोनेंट को वेक्टर बी में से सबट्रैक्ट कर देंगे, उसी की तरह सेम। ठीक है बच्चों, कर लो नोट आराम से। तो ये थी बच्चों अपने डॉट प्रोडक्ट की कहानी, ठीक है ना। आपको बेसिक चीज़ें सारी बताई गई हैं। अब आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, घुमा फिरा के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बढ़िया से। लेकिन क्वेश्चन आप तभी अटेम्प्ट कर पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होगा, और कॉन्सेप्ट आपका तब स्ट्रांग होगा जब आप लगातार प्रैक्टिस करोगे। तो दोनों ही चीज़ें एक दूसरे की सप्लीमेंट्री हैं। आपको कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग करना है ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको, और आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं ताकि आप कंसेप्ट को क्लियर कर सको। तो दोनों ही चीज़ें आपके लिए बेटा बहुत ज़रूरी हैं। तो फिजिक्स तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी। बाकी बच्चों, हमारे ये स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट हमारा ख़त्म हुआ, लेकिन ये आपके लिए अभी ख़त्म नहीं हुआ। ये पूरी फिजिक्स में आपको परेशान करेगा, और आपकी एक्सरसाइज में एक से एक क्वेश्चन घुमा के आपको दिए जाएंगे। हमने यहाँ पर सिर्फ आपको बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं कि किस कंडीशन में कैसे क्या करते हैं वो सिखाया है सिर्फ, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन कोई बन सकता है ये बताया है। अब कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, उसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो सारी आपको पढ़ा दी गई है। तो ये हमारा सेकेंड लास्ट आर्टिकल था बेटा। अगला जो अपना लास्ट आर्टिकल है उसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट, या जिसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। उसके बाद एक चीज़ और रह जाएगी जो मैं अलग से पढ़ाऊँगा इसी चैप्टर में, उसका नाम है लेमीज़ थ्योरम। लेमीज़ थ्योरम नाम है, उसको फिर अलग से मैं पढ़ाऊँगा आपको इसी चैप्टर के वेक्टर प्रोडक्ट के बाद। तो मैं समझता हूँ वेक्टर प्रोडक्ट तो आपको फिर समझ में आ ही रहा होगा कि अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके अगर हमें रिजल्ट भी वेक्टर ही मिलता है, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके अगर रिजल्ट भी वेक्टर ही अपने को मिलता है, तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस तरह से डॉट स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने डॉट का इस्तेमाल किया था, ऐसे ही वेक्टर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो वेक्टर्स के बीच में इस तरह के क्रॉस का यूज़ करेंगे, ऐसे ए क्रॉस बी। इसलिए उसका दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट भी है।
ठीक है। तो चूंकि दो वेक्टर मल्टीप्लाई होकर वेक्टर देते हैं इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट है, और क्रॉस लगा के रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए उसका नाम क्रॉस प्रोडक्ट भी है। तो ये हम देखेंगे बेटा अपने अगले लेक्चर में, ठीक है। शुरुआत के लेक्चर्स आपको थोड़ा सा 2-3 चैप्टर के लेक्चर्स स्लो चलेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी डिटेल्स बतानी होती हैं। अगर आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी तो फिर आपकी स्पीड आगे अच्छी पकड़ लेंगे। तो ये शुरुआत के जो 3-4 चैप्टर हैं, 3-4-5, इसमें जितना हो सकता है बेटा अपनी पढ़ाई को टाइम दो, ठीक है। डेप्थ में पढ़ो, अच्छे से एक एक कंसेप्ट को समझो। फिर आने वाली सारी चीज़ों में इतना ज़्यादा डेप्थ नहीं है, फिर तो बस इन्हीं के बेस पे हम सारी चीज़ों को आगे पढ़ते जाएंगे, फटाफट क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारी बढ़ती जाएगी, ठीक है। चलो बच्चों, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, अपना ध्यान रखना बच्चों, गुड बाय।